अग्रवाल सर हैं हमारे साथ जी में। जी जी जी। और सर रोज ही कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक के साथ में हमारे सामने आते हैं, हमें बहुत नई बढ़िया। नई चीजें सिखाते हैं। तो जी। सर आज आप हमको किस टॉपिक पे बताने वाले हैं? बहुत अच्छी बात आपने करी, क्योंकि हम लगातार व्यापारिक श्रृंखला चला रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इसी क्रम में आज हम बता रहे हैं कि जो भी बिजनेस को, किसी नई शुरुआत वाले बिजनेस को स्केलेबल कैसे, उसको मल्टी लेयर में कैसे जाए, मतलब मैनी फोल्ड कैसे की जाए, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये सौभाग्य मिला है क्योंकि इन्होंने चर्चा करी, आर्किटेक्ट पूजा अग्रवाल ने। तो आप बताइए, अपने शुरुआत करिए अपने प्रश्नों से। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन यही था, हालांकि आपने शुरुआत भी वहीं से करी कि किसी भी व्यापार या बिजनेस एंटिटी को स्केलेबल और मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्केलेबल मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता होती है व्यक्तिगत सोच से निकलकर समूह आधारित सोच को। हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका मूल कारण होता है कि हम सिर्फ व्यक्तिगत सोचते हैं कि ये मेरा समूह, मेरा काम है, मेरी इंडस्ट्री है। जब तक हमारे अंदर मैं का अहंकार होता है तब तक कोई चीज विकसित नहीं हो सकती। जब हम अपने साथ जन समूह को जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे आपकी व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती है। तो उसका मूल कारण होता है कि हमारी सबसे पहले व्यक्तिगत सोच से निकलना करेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप के बेनिफिट के लिए गए। में एक दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि बिजनेस की ग्रोथ की योजना बनाने से पहले क्या स्पष्ट होना चाहिए? वाह, क्या बहुत बढ़िया बात करी। इस ग्रोथ की योजना बनाने से पहले हमें यह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए हम उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हम कोई सेवा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टारगेट है, जो मार्केटिंग है, टारगेट मार्केटिंग होना चाहिए। हमने उत्पाद बना लिया या हम अपनी सेवाएं लेने के लिए हम कैपेबल है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मार्केटिंग क्या है? इन पदार्थों को, इन उत्पाद को, इन सेवाओं को कौन कंज्यूम करेगा? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा उत्पाद है या हमारा जो सेवाएं हैं वो उसका लक्ष्य क्या है, हमारा ये कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लोग हैं जिन्हें कि हम वहां पे उनको टारगेट करना चाहिए। सिर्फ अब मान लो हम हर आदमी जिससे उसका कोई संबंध नहीं है, यदि हम उसको माल बेचे तो कोई मतलब नहीं होता है। व्यवस्था की 3 प्रमुख व्यवस्थाएं होती है। एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है जो जमीन से स्वतः उगती है, वो सतत है प्रक्रिया। उसके बाद आई मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी होता है हमारा सर्विस सेक्टर। अब आज की स्थिति में यदि कोई हमसे ये कहे कि भाई तीनों एक्सक्लूसिवली अलग है, नहीं है। अब हर क्षेत्र में चाहे वो कोई हो, इवन सर्विस क्षेत्र के अंदर यदि हम सोचेंगे ये प्योर सर्विस क्षेत्र है, वो संभव ही नहीं है। उसके लिए भी हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसमें भी सर्विस चाहिए, और यदि सर्विस सेक्टर के अंदर भी हमको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। यदि हम प्योर सर्विस सेक्टर को, जैसे आईटी सेक्टर को हम प्योर सर्विस सेक्टर को ले लेते हैं तो वो उसका रिपीटेशन हो जाता है, वो एक तरह से मूल सिद्धांत पे काम नहीं कर पाती। उसका कोई भी आदमी कॉपी कर सकता है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री जो सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है, जो यदि फिजिकल भी उसके साथ जुड़ा है, मतलब कुछ ऐसा एफर्ट्स जो फिजिकल एक्टिविटीज को भी इंटीग्रेट करता है और बहुत सारे एक विशेष समुदाय को सप्लाई दे सकता है, मतलब उनको सुविधाएं दे सकता है, तभी वो एक यूनिक होता है, वो सरवाइव करता है, आगे बढ़ता है। तो जैसे आपने सर्विस सेक्टर के लिए बोला, तो सर्विस सेक्टर क्यों जरूरी हो गया है? बहुत बढ़िया बात करी, क्योंकि देखिए पहले जो भी काम होते थे वो सरलता से जाते थे। हम अपने आदिकाल से, प्राइमरी बहुत पुराने समय से देखें कि कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तम खेती की बात करते थे, तो एक खेती के अलावा कुछ ना कुछ सोचा नहीं था। आज खेती सबसे प्राइमरी स्टेज में चला गया। तो बिना सर्विस सेक्टर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मतलब बिना सर्विस सेक्टर को हम आईटी से जोड़े, चाहे टेक्नोलॉजी से जोड़े, चाहे किसी से जोड़े, बीच में बहुत सारे हम लोगों के काल आए, समय के साथ परिवर्तन हुए, बहुत लोगों ने विरोध किया
कि भाई इस कंप्यूटर आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, आईटी सेक्टर आएगा, उससे बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे लाखों मल्टीप्लाई क्षेत्र खुले और इकोनॉमी की धाराएं बढ़ गई। हमारी जो ग्रोथ है, नेचुरल रिसोर्सेस तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास उनको खोदने के लिए टूल्स ही नहीं थे, तो हम काम क्या करते? तो जो टूल्स हैं ये दीज आर द सर्विस सेक्टर, दीज आर द टूल्स टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेस। कोई भी कल्पना बिना सर्विस सेक्टर के अब कर ही नहीं सकते। जिस तरह से सर्विस सेक्टर बिना फिजिकल एक्टिविटीज के अधूरा है, इसी तरह से कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी तरह का कार्य क्षेत्र बिना सर्विस सेक्टर के अधूरा है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो हमारा ब्रेन था वो बाहर चला गया है, क्योंकि हमें उस ब्रेन का वास्तव में इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अब ये समय आ गया है कि जो हमारा ब्रेन वो ऑलरेडी वहां पे जाके डेवलप हो गया है, उनकी यदि वापसी होगी तो आप देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम उनको संभाल सकते। सुंदर सर आपने बताया। मुझे आपकी बातों से ही एक प्रश्न, जैसे कि हमारा टॉपिक ही था, तो बिजनेस ग्रोथ के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? इतनी बढ़िया बात आपने करी। आज हम बात कर रहे थे स्केलेबल बिजनेस मल्टीप्लाई करने के लिए दो डायरेक्शंस होते हैं। तो होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक होता है वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि हम किसी विशेष सीमित क्षेत्र में या उसके अंदर लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो उसमें कोई नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को एक सीमित क्षेत्र में आपने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि उस क्षेत्र की वो डिमांड होती है। हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वो सीमित उसी जगह का होता है। कल के दिन गवर्नमेंट की या उस लोकेलिटी की वो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो वो कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमको फ्यूचर विकास के लिए उस हिसाब से सोचने की जरूरत है कि हम अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी करें। मतलब हम अपने विकास को, अपने इसी कार्यक्रम को या तो रिपीट करें या उसके अंदर उस जगह जहां हम जा रहे हैं नए क्षेत्रों में, वहां पे उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से नए नए दूसरे प्रोडक्ट भी ध्यान दें। इस तरह से क्या होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा ध्यान उस पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को केंद्रित करना होता है। डाटा सेंट्रलाइज होना होता है। केंद्रीकरण के साथ साथ एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए जिस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हम सिर्फ एम्प्लॉयज का कॉन्सेप्ट रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहता है। हमें उनको एक शेयर के रूप में हिस्सेदार भी बना होता है, जिससे कि वो ये फील कर सके कि ये हमारी कंपनी है। क्योंकि जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं भी ओनर हूं, मैं भी एक्चुअली में जो कंपनी चलाता है या ओनर होता है, ये हम लोगों का भ्रम होता है कि वो वास्तव में ओनर है। वो तो महज एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उसके भाव होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सर्वेंट की तरह से वो कार्य कर रहा है। दूसरा, उसके अंदर आपको ये विदित होगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, उनके अंदर जो भी पैसा शेयर्स के रूप में लगा रहता है, तो अधिकतर पैसा जनता का ही तो ही लगा रहता है। इसलिए आप ये बस, तो हमको एक ऐसा सिस्टम, ऐसा पद्धति डिजाइन करना चाहिए कि जो विकास की धाराओं को लगातार जो है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बिजनेस ग्रोथ के अंदर दो टॉपिक्स को हमें बड़ा डिटेल में बताया कि वर्टिकल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इसी के साथ साथ सर एक और सवाल आता है कि बिजनेस में मार्केटिंग की भूमिका क्या होती है? देखिए, एक बड़ा कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस जब तक सस्टेन करता है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है कंजप्शन। कंजप्शन होता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है छद्म मार्केटिंग। आप देखते होंगे फार्मा के अंदर बहुत सारे, जब एक पिक्चर देख रहा था उसके अंदर मैंने देख रहा था कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा करना। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो जनता को राहत करना, उनका मात्र एक उद्देश्य था कि हमें पैसे कमाना, जनता को दोहन कैसे करें, उनको एक ट्रैप में फंसाए फिर दूसरी ट्रैप में फंसाए। ये हमारी सकारात्मक शक्ति का कारण नहीं। हम बात करते हैं सकारात्मक मार्केटिंग।
हम जो भी बात करें बाजार में बात कम करें, लेकिन जो हमारे उत्पाद हों, जो हमारी सेवाएं हों, वो उससे बेहतर हो जो हम लोगों से कमिट करें। हमारा कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको लगेगा कि हमारी जो कंपटीशन मार्केट है उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम उस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, छद्म मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कला है, अभी हमने अपने एक वीडियो के अंदर बनाया था कि हमने अपनी इस मार्केटिंग को जन सहभागिता से और सोशल कॉज से जोड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक नारेबाजी हो या हमें कोई नेता नगरी वाला काम करना हो। हम यदि ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा स्वभाव है कि हम इसको एक पब्लिक ट्रस्ट, मतलब हम वी आर नॉट द ओनर, आई एम नॉट द ओनर, वी ऑल ऑफ अस आर द ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द वर्क फॉर सोशल कॉज बाय द सोशल पर्संस, why all people we are belongs to this and this belongs to us। ये हमारी अवधारणा होती है, और इस अवधारणा के साथ जब हम चलते हैं तो जन जन हमारे साथ जुड़ता है। तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इस सकारात्मक शक्ति को रोक सके, क्योंकि हमारी विचारधारा है, जो आदमी कह रहा है वो कर भी रहा है, और उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसके अंदर नहीं होता है। जब तक हम इसको मैनेजमेंट के उद्देश्य से कहें तो मार्केटिंग के उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग ऐसी भी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीफोन मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग, डिस्प्ले नेटवर्किंग मार्केटिंग, डीलर चैनल, निवेश के लिए भी। लेकिन इसके साथ हम आजकल आधुनिकीकरण की जो बात करते हैं कि हमको थीम मार्केटिंग करनी है। थीम मार्केटिंग का मतलब नुक्कड़ नाटक। हम पुराने अपने साहित्यिक वर्जन में जा रहे हैं, जहां हम ड्रामा के माध्यम से, फैमिली ड्रामा के माध्यम से, कोई एक प्ले के माध्यम से ऐसी बात, ऐसी संदेश दें जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर सटीक मानसिक रूप से बैठ जाए कि ये उत्पाद, ये कंपनियों के, इस कंपनी के, इस ट्रस्ट के उत्पादन अपने आप में स्वस्थ है, सटीक है, सफल है। कई जब आप इस तरह की भावना रखेंगे तो आपको पूंजी भी मिलेगी, क्योंकि जब शेयर्स आप बहुत छोटे व्यक्ति से भी लेते हो तो आपको बैंकों के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरवाजे नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि जन सैलाब आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा फोकस यह होना चाहिए कि हम सीमित क्षेत्र से बाहर निकले, मतलब हम वर्टिकल ग्रोथ कर ली एक जगह, हम बहुत परिपक्व हुए, लेकिन हमें उससे निकल के बाहर आना हॉरिजॉन्टल चाहिए। हमारे हॉरिजॉन्टल माने देयर शुड बी मैनी मल्टीपल पॉइंट्स होना चाहिए। देश तक सीमित नहीं है, हमें अपने आयाम को और बढ़ाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो दीर्घकालीन तथा टिकाऊ हो तथा सतत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।